अजय ठाकुर रेड करने जा रहे हैं पहली रेड। राइट से उन्होंने रेड शुरू की है और सामने फजल अतरा चली इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर, मेघानी राइट कॉर्नर पर थोड़ा संभल कर खेलते हुए। शुरुआती रेड्स में किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते, सही रणनीति। राइट कवर को देखो कैसे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश। यही काम है राइट कवर का। मिसाम अब्बासी है वहां गुलिस्तान के रहने वाले। अजय ठाकुर को शुरू में अगर आपने स्पेस दे दिया, ये बहुत जल्दी से रेड शुरू कर दी है। नंबर 2 मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श ने, 27 वर्षीय खिलाड़ी अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी बख्श कंप्लीट डिफेंस, 7 खिलाड़ी। क्योंकि अभी जस्ट मुकाबला शुरू हुआ, टच का दावा संदीप नरवाल पर। दोनों के अपने अपने दावे हैं और संदीप का दावा सही माना गया है। सेमीफाइनल का अभी भी पहला पॉइंट आना बाकी है। और महिलाओं के फाइनल में भारत और ईरान का मुकाबला होना है। ये टच दादा अगर हुआ भी है तो बहुत ही महीन, जो कि देखना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी अपनी रेड पूरी की। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि थर्ड रेड पर, क्योंकि दोनों टीमों ने अभी तक पहला पॉइंट हासिल नहीं किया है। दोनों टीम्स ने दादा अपने राइट और लेफ्ट रेडर को निकाला है। यहाँ नंबर 7 मकसूदुल महाली राइट रेडर है, पिछली बार लेफ्ट रेडर आए थे। गिरीश एर्नैक को टच करने का दावा है इनका। और फिर कस्मों का दौर है। पिछली बार संदीप नरवाल को दावा किया गया था, इस बार गिरीश एर्नैक को है और इस दावे को भी खारिज किया गया। डू और डाई तीसरी रेड। अब ऋषंक पर संकट हो सकता है, उन्हें पॉइंट लेना होगा। या तो बोनस लेकर आए या टच पॉइंट लेकर के आए। अपने रेडर्स को रोटेट कर रहे हैं अजय ठाकुर। ऋषंक देवाडिगा अपनी लीग टीम के लिए भी हमेशा डू और डाई रेडर होते हैं। ये क्या पॉइंट गिफ्ट कर दिया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी उनको। दरअसल आधे अधूरे मन से उन्होंने डाइव करने की कोशिश की, एन वक्त पर अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारत का पहला पॉइंट, सेमीफाइनल का पहला पॉइंट ऋषंक देवाडिगा ने दिलवाया है। अटेम्प्ट किया था ऋषंक देवाडिगा ने और पेस देखिए, मोहसिन का पेस। डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस ने शानदार काम किया और इस तरह से पहला पॉइंट भारत के लिए डिफेंस में आता हुआ। लेफ्ट कॉर्नर गिरीश की नजरें बिल्कुल उनके पैरों पर थी, मोहसिन की नजरें कवर पर थी। गिरीश अगर सटीक टाइमिंग से डाइव लगाते हैं तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो भारत के रेडर को पॉइंट मिला, डिफेंस को पॉइंट मिल चुका है। शुरुआत ठीक ठाक भारत के नाम। और ये देखिए टो टच का एफर्ट सेंटर पर, लगातार अपने फुटवर्क से हिलाने की कोशिश डिफेंस को। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि ईरान का डिफेंस किसी भी टीम के मुकाबले कमजोर नहीं कहा जा सकता। बस उनके कवर्स दादा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। सुलेमान पहलवानी जो वर्ल्ड कप में कमाल खेले थे लेफ्ट कवर, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। मिराज शेख टीम के नियमित कैप्टन, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। तो जो हम भारत के रेगुलर राइट और लेफ्ट कवर को मिस कर रहे थे, वही कहानी ईरान की भी है। यानी यहाँ किसी का पलड़ा भारी नहीं है, कतई भारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप टीम में इस तरह के परिवर्तन करते हैं एक साथ बड़ा। और ये देखिए एक बार फिर डिफेंस ने काम किया। गिरीश एर्नैक लगातार दूसरा टैकल गिरीश एर्नैक का कामयाब। राहुल चौधरी बाहर से ही खुशी मना रहे हैं। ये पीठ दिखा दी थी रेडर ने, थोड़ा सा ये टर्न करना चाहते थे, पता नहीं क्यों बोनस की अटेम्प्ट नहीं थी। और गिरीश एर्नैक को अगर शुरू में पॉइंट मिल जाए तो बहुत कातिलाना बन जाते हैं। यही उम्मीद तमाम भारतीय कबड्डी प्रेमियों को। ऋषंक देवाडिगा और गिरीश एर्नैक, इनको आप अंडरडॉग्स मान करके चलिए, खासतौर से प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर जैसे बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में। और ऋषंक ऐसा खिलाड़ी है दादा जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता है। प्रदीप नरवाल को भारत के लिए अभी मैच जीतने बाकी हैं, लीग्स में जीतते हैं। भारत के लिए प्रदीप नरवाल ने अब तक कोई मैच जीता हो, प्रदर्शन किया हो, बहुत कम आसार हैं। अजय ठाकुर बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया था। हादी अस्तरोक, ये चेहरा भी भारतीय कबड्डी प्रेमियों के लिए जाना पहचाना। हादी अस्तरोक, और ये फुल हाउस है, यानी कि 7 खिलाड़ी डिफेंस में हैं। इस समय बोनस भी लिया जा सकता है, लेकिन हादी अस्तरोक
डिफेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं, यहां रेडर की औपचारिकता निभाने आए थे। भारतीय टीम डुओ डाई रेड पर खेल रही है। ये फिर डुओ डाई रेड है। इस बार भी ऋषंक आए हैं, लेकिन इस बार डिफेंडर सामने कम हैं, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल 4 के डिफेंस में आसान नहीं। और ये देखिए टैकल अब्बासी का, अद्भुत टैकल, टस से मस नहीं होने दिया ऋषंक देवाडिगा को। ऑफिशियल टाइम आउट पुकारा गया है। राहुल चौधरी को आज भी फर्स्ट 7 में जगह मिली नहीं। दोनों कोचेज रामवीर सिंह कोकर, राम मेहर सिंह छटपटा रहे हैं, क्योंकि यहां 1 पॉइंट देने का मतलब होगा ईरान के पास 5 खिलाड़ी हो जाएंगे, और अगर कहीं पॉइंट भारत को मिलता है किसी भी प्रकार से, तो ईरान के पास 3 खिलाड़ी रह जाएंगे। बादशाह गुल भी चर्चा कर रहे हैं। अगर पहला पॉइंट ईरान को मिला तो ये शेर के मुंह में खून लगने जैसी बात भी हो सकती है, क्योंकि उनका डिफेंस लाजवाब है। अभी उस तरह की शुरुआत नहीं हुई है। बादशाह गुल और बाकी अंपायर्स के साथ यहां पर चर्चा करते हुए कि ये सिचुएशन है क्या। भारत बहरहाल 3-0 से लीड करता हुआ। 2 टैकल गिरीश एर्नाक के और ऋषंक देवाडिगा का एक बेहतरीन रेट पे पॉइंट। बिल्कुल सही दादा, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि टैकल में पॉइंट ज्यादा हो। 1 ईच, ये देखना पड़ेगा कि 1 ईच पॉइंट हुआ क्या। कोई खिलाड़ी भी है, अबोजार में गानी शायद लॉबी में गए हैं, या फिर फजल अतराचली जो लॉबी में गए हैं। अगर रेडर डिफेंडर का टच हुआ है, उसके पहले कोई खिलाड़ी, कोई डिफेंडर लॉबी में गया है, तो वो भी आउट है। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। 4-1, 6 मिनट इस मुकाबले के पूरे होते हुए, और ये है ईरान की टीम। बहुत उम्मीदें सजो करके कि क्या वो फाइनल खेलेंगे। नंबर 11 अबुल फजल मकसूदलू बेंच पे बैठे हैं। उनको आज फर्स्ट 7 में शामिल नहीं किया गया है, जो इस टीम के सबसे अच्छे रेडर्स में से एक हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद वो आएंगे। और ये देखिए अपने आप लॉबी में चले गए। किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ उनका किसी भी डिफेंडर से, और नबी बख्श लॉबी में गए। उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। लॉबी की इजाजत आपको तब मिलेगी जब आप किसी को टच करें। ये रनिंग किक लगाना चाहते थे मोहित छिल्लर पर, ना किक लगी, ना अपना बैलेंस बरकरार रख पाए। अजय ठाकुर को अपना बैलेंस बरकरार रखना होगा, क्योंकि सामने 3 डिफेंडर हैं, यानी सुपर टैकल ऑन है। यानी अगर अजय ठाकुर आउट हुए तो ईरान को 2 पॉइंट मिलेंगे। का डिफेंस, और सबसे बड़ी बात कि ईरान के दोनों मजबूत डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं। अजय ठाकुर ने सिर्फ वापस लौटने में ही भलाई समझी। सुपर टैकल के लिए डिफेंस ने भी कोई एफर्ट नहीं किया। ये जरूरी है दादा कि अजय ठाकुर बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। कैप्टन है, टीम के सबसे अनुभवी, सबसे मैच्योर खिलाड़ी हैं। जो काम अनूप पहले किया करते थे टीम के लिए, वो अजय को करना चाहिए। बोनस सिचुएशन में जाएं, अन्यथा कोर्ट में बने रहें, टीम का संचालन करें। आदि ताजिक फुटवर्क अचानक पेश करते हैं, और यहां पर डिफेंस का इशारा एक दूसरे से संयम बनाए रखिए। अनावश्यक टैकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक टैकल के लिए गए और आउट। हादी ओस्ट्रोक, प्रदीप को पहला पॉइंट। और अब दिक्कत यह होगी दादा ईरान के लिए कि उनके दोनों ऑन कोर्ट प्लेयर डिफेंडर हैं, तो क्या उनके कोच सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मौका मिलेगा। डाइव किया था यहां पर हादी ओस्ट्रोक ने, लेकिन कमजोर पकड़, और इस तरह का डाइव का कोई मतलब नहीं था। आप इतनी दूर से प्रदीप नरवाल को डाइव करके पकड़ना आसान नहीं। फजल अतराचली रेड में आए हैं, यानी ईरान के कोच ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये रिस्क लिया, क्योंकि इनकी डुओ डाई रेड 2 रेड्स के बाद आएगी। उससे पहले भारत की रेड आनी है। 2 डिफेंडर्स में अगर भारत ने फजल और अबोजार में से किसी एक डिफेंडर को आउट कर लिया तो वो ऑल आउट हो सकते हैं। बेटर था एक रेडर अंदर लेकर आते और टच पॉइंट लेने की कोशिश करते। फजल अतराचली, प्रदीप नरवाल, 2 का डिफेंस, दोनों जो ट्रेडिशनल कॉर्नर्स हैं टीम के मौजूद। यहां पर सुपर टैकल की कोशिश हो सकती है। अगर प्रदीप नरवाल पर टैकल हुआ तो 1 नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे। अकलमंदी की प्रदीप में, अंदर नहीं गए। वो जानते हैं दोनों मेन डिफेंडर कोर्ट में हैं, और अब अबुल फजल मकसूदलू नंबर 11 वार्म अप कर रहे हैं।
मकसूदलू जो कि टीम के सबसे बेहतर रेडर हैं, हालांकि सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कबड्डी के मुकाबलों के दौरान कोचेस करते हैं। जरूरत के मुताबिक आप अपने रेडर्स और डिफेंडर्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। मकसूदलू को लाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक टच पॉइंट की बेहद जरूरत ईरान के लिए। टाइम आउट इंडिया। ये मौका बड़ा नाजुक है। भारत के पास ईरान को ऑल आउट देने का बहुत ही कमाल का अवसर है। और दादा, अगर 10 मिनट के आसपास भारत ईरान को ऑल आउट देता है, यानी 10-1 के आसपास की लीड बनती है, तो यहीं से आप मैच आधा मुट्ठी में कर लेंगे। इसीलिए राम मेहर सिंह ने सही टाइम पर टाइम आउट लिया और टीम को सही स्ट्रेटेजी समझाई। ये इससे पहले गिरीश एर्नैक ने जो आज टैकल किए हैं, भारत के 6 में से 2 पॉइंट अकेले एक डिफेंडर ने अर्जित किए हैं। जबरदस्त शुरुआत है महाराष्ट्र के गिरीश एर्नैक की। लेफ्ट कॉर्नर पर क्या गजब का प्रदर्शन गिरीश एर्नैक का। और ये देखिए, जिस काम के लिए लाया गया था मकसूदलू को, उन्होंने वो काम कर दिया। टैकल किया, टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। अबुल फजल आए और गिरीश एर्नैक चेन में थे, खुद को ना पीछे खींच पाए और इनफैक्ट चेन छोड़ी भी नहीं। अगर नीचे झुककर कम से कम एंकल होल्ड की धमकी देते तो प्रेशर पड़ता। बहरहाल दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। अबूजर मेघानी अंदर आ गए हैं, अबुल फजल बाहर चले गए हैं। सुपर टैकल सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात कि ये सुपर टैकल हो गया। अजय ठाकुर का हाथ अंदर आया जरूर, लेकिन बाहर से, जो कि वैलिड लीगल नहीं होता। तो यानी कि 2 पॉइंट्स ईरान को मिले। ईरान मुकाबले के अंदर लौटता हुआ। अजय ठाकुर बहुत डीप गए। यहाँ ग्रिप बहुत अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन जो सबसे पहले उनको मोहसिन मकसूदलू ने पकड़ा और उसके बाद दोनों डिफेंडर आ गए। जब 3-3 बलशाली खिलाड़ी आपको डैश करें तो बचना मुश्किल है। और कहां 10वें मिनट के आसपास ईरान को ऑल आउट करने की आशाएं थी दादा, वो मैच में एकदम वापस हैं। एक बेहतरीन अवसर भारत ने गंवाया है और क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। मकसूदलू को अंदर लेकर के आए और आते ही साथ उन्होंने टच पॉइंट हासिल किया। डिफेंडर्स 2 से बढ़कर 3 हो गए और उसके बाद एक सुपर टैकल। जहां 2 बचे थे, अब देखिए 4 डिफेंडर्स इस समय ईरान के लिए खेलते हुए। प्रदीप नरवाल रेड पर। रिस्क नहीं ले रहे और अच्छी बात है, क्योंकि अब ईरान के डिफेंस को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। उन्हें मालूम है कि इस मैच में वापसी का दरवाजा खुल गया है। और राम मेहर सिंह ने जो टाइम आउट लेकर बताया था कि ये ऑल आउट करने का मौका है, उसको भारत ने कैश नहीं करवाया। ये भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, ईरान जैसी टीम को सिर्फ एक मौके की जरूरत है। क्या वो मौका उन्हें मिल चुका है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक आध टच पॉइंट अगर और ईरान को मिला तो ये मान करके चलिए कि दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर एक बार फिर दिखाई देंगी। इस्माइल रेड पर थे, पहली बार एशियन गेम्स में आए हैं। इस भारतीय टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पहली बार रेड में आए हैं। मोनू गोयत, राहुल चौधरी, मोहित छिल्लर, गिरीश एर्नैक, प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, राजू लाल चौधरी। मतलब 12 में से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मर्तबा एशियन गेम्स में खेले हैं। ऋषंक तेवड़ीगा 4 का डिफेंस, पॉइंट लेना आसान नहीं और बिल्कुल सही रणनीति। वापस लौटे बिना किसी जोखिम के। यानी भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। 2 रेड भारत की एम्प्टी हो चुकी हैं और ईरान की 3rd रेड अब आ चुकी है। भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। रेड कर रहे हैं गुलिस्तान के मोहसिन मकसूदलू। मोहसिन इस समय 5 के डिफेंस में। संदीप नरवाल देखिए सेंटर पर हैं, अकेले हैं और उनमें वो क्षमता है कि वो सोलो टैकल कर सके। एक एफर्ट जरूर लिया था संदीप ने, लेकिन एन वक्त पर अपने आप को मकसूदलू के नजदीक से अलग कर लिया। ये लगातार एक्साइट हो रहे हैं मोहित छिल्लर। जरूरत नहीं है, रिस्क लेना है रेडर को। डू और डाई रेड रेडर के लिए है। बिना मतलब का अग्रेशन दिखा रहा है भारतीय डिफेंस। ये भारी पड़ेगा। यहां देखिए वक्त निकलता जा रहा है, रेडर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सही रणनीति। आरएस खोकर ने अपना हाथ उठा करके बताया, बिल्कुल ठीक किया। डू और डाई थी, यहां पर प्रेशर रेडर पर होता है और जैसे जैसे वक्त निकलता है वो दरकता जाता है, छटकता जाता है और वही यहां देखने को मिला। और यहां डू और डाई रेड भारत की है। ऋषंक को पॉइंट नहीं मिला तो ईरान के 6 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि सुपर टैकल ऑन है।
किस तरह से ऋषण किस 30 सेकंड के वक्त को काटेंगे। राइट कॉर्नर को टच करके निकलना चाहते थे, लेकिन सुपर टैकल, यानी कि ईरान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भारत के। ईरान की मजबूती है उसका डिफेंस, और ये जो ईरान के 6 पॉइंट हुए हैं उसमें से 5 पॉइंट उनके डिफेंस ने दिलवाए हैं और 5 में से 4 पॉइंट सुपर टैकल से मिले हैं। यही मैच है भारत के रेडर बनाम ईरान का डिफेंस। इस मुकाबले की पहले से ही तय है। कहानी ये कि ये मुकाबला रेडर और डिफेंडर्स के बीच में है। जो बेहतर परफॉर्म करेगा जीत उसकी होगी। और यहां पर लगातार रेड पर आते हुए अब मकसूदलू, मोहम्मद इस्माइल मकसूदलू 5 के डिफेंस में। एक अच्छी बात है कि इंडिया का डिफेंस अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में 1-2 बार देखने में लगा कि शायद वो अनावश्यक टैकल करे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है और ये एक अच्छा संकेत। बेशक अच्छा संकेत है। गिरीश अर्नैक जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं उन्होंने उल्टा आज 2 टैकल कर लिए हैं। प्रदीप नरवाल को 1 ही पॉइंट मिला है। डिफेंस अच्छा खेला है दादा भारत का, लेकिन रेडर्स अब तक अपने कद के अनुसार नहीं खेल पाए हैं। मतलब साफ है, अगर ईरान के डिफेंडर्स ने भारतीय रेडर्स को चलने नहीं दिया है तो भारी फिलहाल ईरान के डिफेंडर्स पड़ रहे हैं। और न सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि किसी भी मुकाबले में भारतीय रेडर्स ने अपनी पहचान के मुताबिक रेड्स नहीं डाली है। और यही हमने पहले स्कोर में देखा। एक मैच में भारत ने 50 का आंकड़ा पार किया, उसके अलावा सब 50 से नीचे पॉइंट थे। मतलब साफ है रेडर्स ज्यादा पॉइंट नहीं ला पा रहे। वक्त निकलता जा रहा है। भारत अब थोड़ा सा डिफेंसिव होता हुआ अपनी खेल की जो गति है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश। स्ट्रैटेजीज, रणनीतियों का समय है। राहुल चौधरी अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। इनके कंधे पर राम मेहर का हाथ बता रहा है कि इनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। दीपक हुड्डा मैच में पहली बार रेड करने आए हैं। इन एशियन गेम्स में दीपक हुड्डा की मुख्य भूमिका एक डिफेंडर के तौर पे है। लेफ्ट कवर वो ज्यादा खेलते हैं। ईरान की डुओ डाई रेड है और उनके डुओ डाई स्पेशलिस्ट अबुल फजल मकसूदलू अब रेड करने आए हैं। पिछली बार भी आए थे, पॉइंट लेकर गए थे। मकसूदलू इस समय रेड पर 5 का डिफेंस, अंदर गए थे मकसूदलू, डैश कर दिए गए। बेहतरीन डैश। ये डैश भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस देगा। पॉइंट लेता है डिफेंस, उसका विश्वास रेडर्स को भी आता है। लेफ्ट कॉर्नर में बहुत ज्यादा अंदर गए। मोहित छिल्लर का पहला पॉइंट है। मौका ताड़ा और काम किया और सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं रेडर मोनू गोयत। रेड पर इस समय मोनू गोयत। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका। अगर सुपर टैकल हो गया तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। मोनू गोयत के लिए पहली रेड और ये सुपर टैकल। क्या डिफेंस खेल रहा है ईरान का, क्या रेडर्स खेल रहे हैं भारत के। 10 मिनट के अंदर अगर आप 3 बार सुपर टैकल हो रहे हैं, वो भी बॉक लाइन से आगे। कोशिश की इस्माइल ने, जो कि टीम के रेडर हैं। पहला अटेम्प्ट टैकल का ईरान के रेडर ने किया है बॉक लाइन के आगे, और रेडर फिर भी एस्केप नहीं कर पाए। फजल और अबूजार का सपोर्ट बहुत जल्दी आया। मुझे लगता है कि भारत को इस पर काम करना होगा, सुपर टैकल से बचने की कोशिश। क्योंकि न सिर्फ ये मुकाबला बल्कि पहले के मुकाबलों में भी हमने देखा कि नई टीमें डिफेंस में 2 और 3 के डिफेंडर्स के साथ भारत के रेडर्स को परेशान कर रही हैं। और ये तो पुरानी टीम है दादा, अनुभवी टीम है। कितना ज्यादा परेशान कर सकती है अंदाजा लगाइए। ईरान के 8 में से 6 पॉइंट सुपर टैकल से आए हैं और उसका जवाब अब तक भारत को मिला नहीं है। 7 बार गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने कबड्डी में, पुरुषों के इवेंट में 7 ही बार कबड्डी हुई है, यानी कि 7 ही गोल्ड अब तक दांव पर थे। ये 8वां गोल्ड दांव पर होगा, लेकिन उस गोल्ड तक पहुंचने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना होगा। अभी 8-8 की बराबरी 17 मिनट पहले हाफ के निकल चुके हैं। और
कप्तान अजय ठाकुर बहुत देर बाद रेड में आए हैं। इन्होंने पहली रेड की थी, उसके बाद अब रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। रेड पर इस समय मोहम्मद इस्माइल जायजा लेते हुए भारतीय डिफेंस का। डिफेंस थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई देता है, जहां पर अटैक करने की गुंजाइश भी है। मुझे लगता है कि उसमें भी वो थोड़ा सा शेकी फील करेंगे और शायद ना करें। जी बेशक, टीम की हालत स्कोर बोर्ड पर जो दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी रामवीर सिंह ने, भारतीय कोच ने, एक और टाइम आउट लिया है। पेप टॉक चाहिए इन लड़कों को। मिनट के खेल में टोटल 16 पॉइंट स्कोर हुए हैं। मोनू गोयल सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, पहली रेड में आउट हो गए थे। भारत के रेडर्स अब तक ईरान के डिफेंस पर भारी नहीं पड़ पाए हैं। ये इन 18 मिनट्स की सबसे बड़ी कहानी है। और दूसरा ये, दोनों टीम्स सदा हुआ खेल खेल रही हैं। दोनों टीम्स ने शुरू से ही डू और डाई रेड पर खेलने की नीति अपनाई है। और ईरान के डिफेंस ने ये दबाव तब बनाया है जब लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली लंबे समय तक बाहर बैठे, बहुत लंबे समय से कोर्ट पर नहीं थे। ये देखिए प्रेशर, अजय ठाकुर लॉबी में चले गए बिना किसी टच के। अपनी स्पीड पे नियंत्रण नहीं कर पाए भारतीय कप्तान। और इस मैच में ईरान पहली बार लीड में राइट इन को हैंड टच करना चाहते थे, हैंड टच हुआ नहीं, उल्टा लॉबी में पैर चला गया। मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, और इस बार टैकल इंडिया का अच्छा टैकल। दीपक निवास हुड्डा का पहला हाथ, बढ़िया पकड़ दीपक की। स्कोर बराबर हो गया है दोबारा से। दीपक हुड्डा का पहला पॉइंट है इस मैच में। चेन छोड़ी, बिल्कुल चेन की तरफ आ रहे थे और एस्केप रूट का कुछ अंदाजा नहीं था मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को। उनके रूट में ही दीपक हुड्डा मौजूद थे। बहुत अच्छा थाई होल्ड। इस तरह के टैकल्स की जरूरत है, क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास भी देते हैं और साथ ही साथ पॉइंट्स भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेडर्स अगर चल जाएं, क्योंकि अभी दूसरा हाफ पूरा बाकी है, पहले हाफ की कहानी 9-9 पर सिमटी हुई है, जबकि आखिरी मिनट इस समय प्रगति पर। ईरान के 9 में से 6 पॉइंट डिफेंस ने दिलवाए हैं, यानी उनका रेडिंग डिपार्टमेंट जो कागज पर भी कमजोर दिखता है, यहां भी कुछ खास किया नहीं है। भारत का रेडिंग डिपार्टमेंट कम से कम कागज पर मजबूत है। अगले 20 मिनट्स में वो मजबूती उन रेडर्स को कोर्ट में भी दिखानी है। इंडिया की आवाजें, लेकिन भारत एक बार फिर ये देखिए किस तरह से टैकल किया। दीपक निवास हुड्डा ने एंकल पर हाथ लगाया था और डिफेंस का सपोर्ट बहुत टाइम दिया है। आदि ओस्ट्रोक तीसरी रेड कर रहे हैं और ये उनकी दूसरी एशियन गेम्स हैं। आदि ओस्ट्रोक आमतौर पर एक डिफेंडर का रोल अदा करते हैं, लेकिन बीच में रेड्स पर भी जाना होता है। थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, और ये आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले की। मेंस कबड्डी का सेमीफाइनल 20 मिनट का खेल हो चुका है और 7 बार की डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ईरान ने 9-9 की बराबरी पर रोक रखा है। ईरान का प्रभावित करने वाला प्रदर्शन बाकी है और ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। राहुल चौधरी, रोहित कुमार, अब तक उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। हाफ टाइम के बाद की पहली रेड, जब मैच शुरू हुआ था तो भारत ने पहली रेड की थी, जहां इस्माइल पहली रेड पर आए। 5 का डिफेंस। कोर्ट में इस समय मुख्य रेडर सिर्फ एक कृष्ण डेवाडिगा हैं। दीपक हुड्डा और संदीप नरवाल 2 ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। आक्रामक शुरुआत तो दादा मुझे लगता नहीं सेकंड हाफ की भी भारतीय टीम करेगी। मुकाबला बराबरी का है, थर्ड रेड से ही कुछ संभावनाएं। दीपक निवास हुड्डा इस समय डिफेंस में उनका इस्तेमाल हो रहा है एक ऑलराउंडर के तौर पर। मुझे लगता है कि अगर आप भारत की डिफेंस देखें तो ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। शायद
एक बेहतर रेडर को ला करके यहाँ पर कुछ कहानी बदली जा सकती है, लीड ली जा सकती है। अगर मैच जीतना है तो ज्यादा पॉइंट आप रेडिंग में ही स्कोर कर सकते हैं। और राहुल चौधरी ने पिछले मैच में एक पैच ऐसा आया था कि 3 मिनट में थाईलैंड को ऑल आउट कर दिया था, और राहुल चौधरी की एक भी झलक कोर्ट में नहीं देखी है। फजल अत्रा चली इस समय हाफ टाइम के बाद दोनों ही टीमों ने अब तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया है, यानी कि डू और डाई रेट्स का अब समय आएगा। ईरान के पूर्व कोच केवल चंद सुतार से दादा कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस बार आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। फजल अत्रा चली पहले के मुकाबले ज्यादा रेडिंग में जाएंगे, और वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईरान हमेशा सरप्राइज करने की कोशिश करता है भारत को, ताकि उनसे पुरानी हारों का बदला लें। और फजल ने जो राजस्थान में भी इनके प्रैक्टिस मैच हुए थे उसमें रेडिंग की खास तौर पे ट्रेनिंग की थी। संदीप नरवाल, अगर फजल अत्रा चली वहां से रेड पर आए तो यहाँ संदीप नरवाल रेड पर आए हुए हैं। संदीप की यूटिलिटी है रेड में, और खास तौर से इस तरह के डिफेंस में वो डिफेंस को हिलाकर एक आध पॉइंट टच करके निकल सकते हैं। कोच खुश नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये फिलहाल जो है डुओ डाई रेड ईरान की है, अगली भारत की डुओ डाई रेड आएगी। अगर संदीप पॉइंट ले आते तो भारत की डुओ डाई रेड ना आती। हादी अस्तरोव डुओ डाई में आए हैं, डिफेंस को संभाल करके खेलना होगा। सामने गए, जबरदस्त ब्लॉक किया गिरीश एर्नाक ने। गिरीश का ये तीसरा टैकल पॉइंट है इस मैच में। थोड़ी चोट भी आई है इस टैकल के बाद हादी को, और गिरीश के टैकल को आप देखिए, चेंज जंप लगाना चाहते थे, एंटीसिपेशन एकदम बढ़िया, एकदम सामने खड़े हो गए वो हादी ओस्ट्रोव के, और जंप को रास्ते में ही क्रैश कर दिया। बहुत ही बढ़िया टैकल किया है गिरीश एर्नाक ने, आज जबरदस्त खेल रहे हैं। इससे पहले 2 एंकल होल्ड्स हमने उनके देखे, ये ब्लॉक बिल्कुल सामने आ गए थे। मोनू गोयत अब रेड पर गए हैं, यहाँ 3 का डिफेंस है। मोनू गोयत लॉबी में आए, इसका मतलब उन्होंने अबोजार को टच किया है जो कि राइट कॉर्नर में खड़े थे। एक और पॉइंट भारत के लिए। अबोजार पहली बार आउट हुए हैं इस मैच में। मोनू गोयत जब पिछली रेड करने आए थे तब भी सुपर टैकल ऑन था, और तब वो सुपर टैकल होकर गए थे। इस बार रनिंग हैंड टच, अबोजार खुद को थोड़ा हल्का स्लिप हुए। चेन, जब आप चेन में रहते हैं उसका एडवांटेज भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज भारत के पास, 2 खिलाड़ी बचे हैं ईरान के। अब अगर ऑल आउट नहीं दिया तो ये एक और मौका भारतीय टीम गवा देगी अपने हाथ से। मोहम्मद इस्माइल इस समय रेड पर, ऑल आउट का बेहतरीन मौका। एक ऑल आउट आपको 2 पॉइंट्स अलग से देता है। यहाँ पर देखिए बोनस लेकर के गए, एक पैर रेड लाइन के पीछे, दूसरा पैर उस समय हवा में, और ये ऑल आउट तो नहीं हुआ, एक और सुपर टैकल हो गया। चौथा सुपर टैकल, ओ अजय ठाकुर, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। बड़े दिलेर खिलाड़ी हैं। इस तरह की चोट खैर खेल जीवन का हिस्सा है, लेकिन ब्लीडर हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, यही प्रसाद राव कह रहे हैं। ना केवल ये टैकल खतरनाक था दादा, टैकल करने के बाद अंपायर की लगातार विसल बजते रहने के बावजूद डिफेंडर्स ने रेडर को छोड़ा नहीं। और जब अंपायर की विसल बजे, छोड़ना जरूरी होता है, चाहे रेडर वापस जा सके या ना जा सके। अंपायर का काम है किसी भी खिलाड़ी की सेहत का ख्याल रखना, ताकि उसको इंजरी ना हो, इसीलिए वो जल्दी विसल बजाते हैं ताकि इंजरी ना हो जाए। और 3-3 विसल बजने के बावजूद ईरान के डिफेंडर्स ने छोड़ा नहीं है, और भारतीय टीम को चाहिए इसका प्रोटेस्ट करें। खेल भावना इस समय शायद पिछली सीट पर जाकर बैठ गई, खासतौर से तब जबकि ये मुकाबला एकदम बराबरी का है। क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। सुपर टैकल था, 2 पॉइंट तो ईरान को मिलने चाहिए थे। मुझे लग रहा था राम मेहर सिंह का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, कोकर साहब का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। ये कम से कम भारत को एक टेक्निकल पॉइंट जरूर मिलना चाहिए था उस खतरनाक और खराब टैकल के लिए। स्माइल 6 के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं, लेकिन बोनस अगर लेने जाएंगे तो गिरीश एर्नाक सामने खड़े हैं, जो कि इससे पहले 3 जबरदस्त टैकल कर चुके हैं। एक और एफर्ट बोनस का। और पिछले सुपर टैकल के बाद ईरान दोबारा से लीड में आ गए हैं। ईरान की लीड 2 पॉइंट की हो चुकी है। अब भारतीय कैप्टन पिछली रेड में गए थे। यहां देखिए, जर्सी खींचना भी फाउल है।
अंपायर की विसल लगातार बजते रहने के, अजय वही कह रहे हैं, जर्सी खींची गई है। ऑफिशियल चाहते तो उस टैकल को डिसअलाउ कर सकते थे। 3 विसल बजने के बावजूद रेडर को नहीं छोड़ना बहुत बड़ा फाउल है। एक और सुपर टैकल, ईरान का डिफेंस कमाल कर रहा है। जबरदस्त डिफेंस करता हुआ ईरान, सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स और लिए ईरान ने। ये देखिए, मोनू गोयत के सामने जाकर के ब्लॉक किया, उन्हें अनसेटल किया और उसके बाद सपोर्ट आया। लेकिन जिस तरह से अजय ठाकुर की जर्सी खींची गई थी वो भी नियमों के खिलाफ है। आप जर्सी से किसी प्लेयर को पकड़ नहीं सकते। पता नहीं क्या इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा। दादा वो होगा तो बाद में, मैच तो निकल जाएगा, उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। भारतीय कोचेस जो अग्रेशन अभी भी दिखा रहे हैं वो अग्रेशन बिल्कुल वाजिब है। और मोनू गोयत के टैकल में भी ऐसा ही हुआ था। फिर उनके कॉस्ट्यूम खींचे गए थे, अंपायर की विसल बजने के बावजूद उनको छोड़ा नहीं गया था। अग्रेशन ठीक है लेकिन नियमों का उल्लंघन करना जायज नहीं है। 18वें एशियाई खेलों में सेकंड हाफ में अब तक की जो कहानी है वो ईरान के 14 पॉइंट्स, भारत के 11 पॉइंट्स। ऋषंक देवाडीगा इस समय रेट पर 4 के डिफेंस में। दूसरे हाफ के 6 मिनट निकल चुके हैं। फाइनल में कौन पहुंचेगा, भारत या ईरान? ईरान पिछले दोनों एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचा है, दोनों बार भारत से हारा है और दोनों बार वो लीड में भी आए थे। ईरान की महिला टीम पहुंच चुकी है फाइनल में, वहां भारत की महिला टीम से इनका मुकाबला होगा। डू और डाई, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते। किसी भी टीम की तीसरी रेड डू और डाई रेड होती है और इस समय प्रेशर रेडर पर है। अगर डिफेंस गलती ना करे तो शायद इनका शिकार हो सकता है। वक्त भी निकलता जा रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप रेड में नहीं ले सकते। टाइम कीपर बैठे होते हैं और वो टाइम की गणना करते हैं। पहले भारत ने यही नीति अपनाई थी। टो टच की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं? आखिरकार एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है और टो टच बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा मुझे लग रहा है कि मोहसिन का पैर लॉबी में गया है। वो नहीं भी गया तो भी वो आउट है क्योंकि डू और डाई रेड थी। बिल्कुल, डू और डाई रेड में पॉइंट्स अगर नहीं लाएंगे रेडर तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और शायद इसीलिए इतनी गंभीरता से कस्में खाई जा रही थी। अजय ठाकुर के रिवाइवल की बारी थी दादा। तो जब कोई खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करना हो तो उसके रिवाइवल का इंतजार करना पड़ता है। अजय ठाकुर के रिवाइवल का टाइम आया तो उनकी जगह प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट करके भेजा गया है और वो आते ही रेड में है। यहां एक बार फिर सुपर टैकल की सिचुएशन बनती हुई जो कि काफी खतरनाक भारत के लिए अब तक साबित हुई है। कुल मिलाकर राइट कॉर्नर पर देखिए 5 सुपर टैकल अब तक हो चुके हैं, यानी कि 10 पॉइंट्स सिर्फ सुपर टैकल के जरिए दिए गए हैं। तो यहाँ प्रदीप ने अच्छा काम किया, कोई रिस्क लिया नहीं। अभी 12 मिनट से ज्यादा का टाइम बाकी है। 2 बार भारत को मौका मिला है ईरान को ऑल आउट करने का। 2 बार वो ईरान को 2-2 खिलाड़ियों तक धकेल चुके थे। दोनों बार वो मौका गंवाया गया है और उसका परिणाम ईरान 2 पॉइंट से आगे है। ये देखिए यहाँ पर टो टच का एफर्ट, फिर कस्में, पता नहीं वो झुकते हैं और उसके बाद कस्में खाना शुरू कर देते हैं। देखना होगा। दोनों का दावा है वीडियो रेफरल का। इस बार ईरान के रेडर का दावा सही माना गया है, यानी इस बार गिरीश एर्नैक को बाहर जाना होगा, यानी लीड 3 पॉइंट की। इस बार टो टच हुआ है, कोई शक नहीं। ऐसे टो टच पर तो डिफेंडर अगर कहे टच नहीं हुआ तो वो भी हैरानी की बात है, क्योंकि डिफेंडर को पता रहता है कि मुझे टच किया गया है या नहीं। मैंने पहले ही कहा सुनील की खेल भावना पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई है और जिस तरह की टेंस्ड मोमेंट्स हैं, तनाव के क्षण हैं। ये देखिए प्रदीप नरवाल का भी टैकल हो गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई टीम सिर्फ डिफेंस कर करके लीड अपनी बनाए और उसको मेंटेन रखे। ईरान के रेड में बमुश्किल 4 या 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, बाकी 12 पॉइंट डिफेंस में हैं। 12 में से 10 पॉइंट सुपर टैकल से हैं। ये तो खैर एक रेगुलर टैकल था, लेकिन वो भी कमाल का है। अब तक मुझे दादा राहुल चौधरी की झलक नहीं दिखाई दी है।
बाकी रेडर अगर नहीं चल पा रहे तो राहुल चौधरी या रोहित कुमार बेंच पर बैठे क्या कर रहे हैं? कम से कम राहुल चौधरी को मौका दिया जाना चाहिए था। दीपक निवास फुटा डिफेंस में हैं, उनकी मौजूदगी को समझा जा सकता है, लेकिन राहुल चौधरी को आप अंदर क्यों नहीं ला रहे? थोड़ा सा तो आप मौका दें उन्हें। शायद हो सकता है कि इस मुकाबले में थोड़ा सा आप चेंजेस देखने लगे। आखिरी 11 मिनट हैं। पिछले एशियन गेम्स का फाइनल था, तकरीबन यही स्थिति थी, लेकिन उस एशियन गेम्स की टीम और इस एशियन गेम्स की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। तकरीबन सारे भारतीय खिलाड़ी पहली मर्तबा एशियन गेम्स में आए हैं। 2014 के जो एशियन गेम थे उसमें अनूप कुमार, राकेश कुमार, मंजीत छिल्लर जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, जसवीर सिंह थे। तमाम चेहरे बदले हुए हैं और अब लेकर के आए हैं राहुल चौधरी को। काफी उम्मीदें हैं राहुल से, उनमें ये क्षमता है कि इस सिचुएशन को अब भी वो भारत के हक में झुका दें। हालांकि लीड ईरान के पास अब अच्छी खासी 4 पॉइंट्स की लीड हो गई है। ईरान के रेगुलर राइट कॉर्नर अबूजार मेघानी अभी भी आउट हैं, उनके रिवाइवल की बारी अभी आई नहीं, तो हादी ओस्ट्रोक राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। हादी ओस्ट्रोक राइट कॉर्नर, राइट कवर, लेफ्ट कवर कहीं भी खेल सकते हैं। बिल्कुल डिफेंस के ऑलराउंडर हैं और रेट्स पे भी जाते हैं। एक यूटिलिटी प्लेयर ओवरऑल। 16-12, 9.5 मिनट का वक्त बाकी। ऐसे में दादा जो दूसरी भारत के लिए दिक्कत है वो ये कि रेगुलर कैप्टन अजय ठाकुर चोटिल हैं, मुझे लगता नहीं खेल पाएंगे। उन्हीं की जगह सब्स्टिट्यूट प्रदीप नरवाल को किया गया था। तो टीम में इस समय जितने खिलाड़ी मौजूद हैं, कप्तानी का अनुभव राहुल चौधरी को है, सबसे ज्यादा अनुभव उन्हीं को है। लगातार अपनी टीम की कप्तानी की है उन्होंने लीग्स में। अब उनकी जिम्मेदारी है कि एक एक्टिंग कैप्टन की भूमिका निभाएं। यहां से अजय ठाकुर का अंदर नहीं आना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो वो घायल हैं और दूसरी बात जिस तरह की उन्हें चोट लगी है शायद उतने कॉन्फिडेंटली वो खेल ना सकें। तो वो अगर बाहर बैठे हैं तो ये ठीक है, लेकिन राहुल चौधरी में वो मादा है कि वो टीम को लीड कर सकें। और आप देखें बराबर वो डिफेंस में इशारा करते रह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निशंक देवाडिगा को क्या करना चाहिए, बोनस तो मिलेगा नहीं। और भारतीय टीम के पास इस समय दादा डुओ और डाई के अलावा खेलने के कोई चारा भी नहीं है। रिस्क ज्यादा ले नहीं सकते। 4 पॉइंट की लीड कवर हो सकती है बड़े आराम से, बिना रिस्क लिए। एक सेफ खेल खेलकर भी भारतीय टीम जीत सकती है। यहां से कवर तो हो सकती है लेकिन बड़े आराम से नहीं हो सकती। अब तक का ईरान का जो परफॉर्मेंस है आप देख लें, 1/4 पॉइंट ज्यादा। ये हुआ टैकल जिसकी जरूरत थी। डू डाई रेड पर प्रेशर था रेडर पर और काम किया राहुल चौधरी ने। राहुल चौधरी भले ही रेडर हों, लेकिन अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राइट कॉर्नर से की थी। कॉर्नर वाला काम किया, चेन छोड़ी, नीचे झुके, एंकल होल्ड किया और बताया कि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी का तजुर्बा क्या होता है। इनको पहले भेजना चाहिए था कोर्ट में। मोनू गोयत लगातार टैकल हो रहे हैं। वक्त आ गया है कि इनकी जगह रोहित कुमार को अंदर भेजा जाए जब इनके रिवाइवल का समय आए। तो 4 पॉइंट का फासला पहले था। ये देखिए मोनू गोयत गए, क्या सोच रहे थे, क्यों उन्होंने इस तरह से, इतना अंदर जाने की जरूरत क्या थी मोनू गोयत को। और अगर कहीं भी थे अंदर कम से कम फुटवर्क तो करते। लेफ्ट कॉर्नर के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। नतीजा 4 पॉइंट की लीड ईरान की बरकरार है। इस्माइल एक बार फिर रेड पर। 4 का डिफेंस है। इस्माइल के लिए पॉइंट लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इस्माइल को टैकल करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में काफी गैप होगा। लेफ्ट और राइट में 2 चेन्स हैं। ये रेड मुझे लगता है खाली जाएगी। ईरान की स्ट्रेटजी एकदम साफ है। वो डुओ डाई रेड पर खेलेंगे। उनको गेम का पेस बढ़ाना नहीं है, 4 पॉइंट की लीड को मेंटेन रखना है बस। गेम का पेस बढ़ाना है तो भारत को, और अगर गेम का पेस बढ़ाने जाते हैं उसमें और पॉइंट लूज करने के आसार हो सकते हैं। राहुल चौधरी एक क्षण के लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हुए, लेकिन तुरंत संभले। बहुत जबरदस्त डिफेंस खेल रहा है। पॉइंट लेना आसान नहीं है राहुल के लिए। और देखिए डिफेंस उन पर अटैक कर नहीं रहा है, लेकिन अगर करेगा तो सामूहिक अटैक होगा, ये मानकर चलिएगा। और अबूजार अंदर आ चुके हैं। दोनों रेगुलर कॉर्नर इस समय पोजीशन में हैं। राहुल इनके खिलाफ कई बार खेल चुके हैं। क्या हैंड टच हुआ? बिल्कुल हुआ। अबूजार को बाहर जाना पड़ेगा। अबूजार दूसरी बार इस सेमीफाइनल में आउट हुए हैं। अबूजार को बिल्कुल टच हुआ है। राहुल चौधरी एकदम ठीक कह रहे हैं। आप जब कैमरे में देखेंगे
तो शायद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। हल्का सा टच जर्सी में हिला है, रेडर को इल्म हो जाता है, क्योंकि अगर उसने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है तो उंगलियों को स्पर्श पता लग जाता है। फासला घटता हुआ 3 पॉइंट का। और ये देखिए इस समय प्रेशर इस्माइल नबी बख्श पर भी बनता हुआ। इस्माइल नबी बख्श इस टीम के उन 6 खिलाड़ियों में से एक हैं। क्या टच किया गया है, बहुत कॉन्फिडेंट है इस्माइल। दीपक कह रहे हैं अगर टच किया है तो लॉबी में जाइए, और उनका दावा बिल्कुल सही था। इस्माइल नबी बख्श का दावा सही था, रनिंग हैंड टच बिल्कुल हुआ है। सबसे बड़ी बात कि नबी बख्श जितना अंदर चले गए थे सुनील, मुझे लगता है कि यहां से आना चाहिए था लेफ्ट कॉर्नर को। यहां पर थोड़ी सी ढिलाई हुई है डिफेंस में। बिल्कुल हुई है, और इतना बड़ा टच था, उसको तो खैर झुटलाया जा ही नहीं सकता। वहां से बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से दौड़ लगानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा अंदर वो चले गए थे। ये दौड़ लगाई है फजल ने, और ये कॉन्फिडेंस है। लीड 5 पॉइंट की हो गई, ईरान की लीड 5 पॉइंट की हो चुकी है, और ऋशंक देवाडिगा भी बाहर जाएंगे। ऋशंक देवाडिगा को डैश कर दिया गया है। फजल ने दिखाया कि लेफ्ट कॉर्नर रेडर का पीछा कैसे करता है, जो भारतीय टीम से नहीं हुआ था। ये कॉन्फिडेंस है, भारतीय टीम के कंधे झुके हुए हैं, ईरान की टीम का कॉन्फिडेंस हाई है, इसीलिए उनका डिफेंस इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से खेल रहा है। ओह, गिरीश एर्नाक वहां गलती की उन्होंने, इससे पहले बेहतरीन डिफेंस किया। ये होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मानसिक दशा। जब आप एक बार थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं, तब आप इतने ज्यादा दबाव में आने लगते हैं कि फिर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। हर कोई इस समय टेंस्ड है, जबकि आपको खामोशी के साथ सोचना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि कैसे आप इस मुकाबले को ईरान के जबड़े से निकालेंगे। स्ट्रेटेजी एकदम साफ है दादा। ईरान की 5 मिनट यानी 5 से 7 रेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 डुओ डाई रेड आएंगी। उनको अपनी रेडिंग में रिस्क नहीं लेना है, और अपने डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करने हैं। अबुल फजल मकसूदलू रेड पर हैं, 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल की गुंजाइश है, लेकिन भारतीय डिफेंस मुझे पिछले 3-4 मिनट में बिल्कुल भी एक्टिव या उस तरह के कलेजे के साथ दिखाई नहीं दे रहा। और 3 में से 2 रेगुलर कॉर्नर थे, एक बढ़िया खिलाड़ी जो टैकल कर सकते थे राहुल चौधरी। कोर्ट पर एक ही मेन रेडर बाकी। फाइनल 5 में मैच जा चुका है। राहुल चौधरी अगर यहां आउट होते हैं तो भारतीय टीम संकट से गिर जाएगी। लगातार वक्त निकलता जा रहा है, बोनस की कोशिश की, और इसके साथ ही राहुल चौधरी को भी टैकल कर लिया गया। लेकिन ये टैकल देखिए, उनकी शर्ट वगैरह सब उतर गई। इस तरह के टैकल्स कबड्डी में काफी ऊपर तक खींच दिया था। बोनस के लिए कोशिश की थी फजल अत्राचली, उनके एस्केप रूट के ठीक सामने खड़े थे। यहां भारत के 2 रेगुलर कॉर्नर हैं, लेकिन ईरान के रेडर इस्माइल नबी बख्श को पता है कि अंदर नहीं जाना। 4 मिनट में 6 पॉइंट की लीड उनको मेंटेन करनी है, और वो आराम से कर सकते हैं। अब भारत को ऑल आउट जाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, एक रेडर को अंदर भेज के उसे ऑल आउट खिलवाना पड़ेगा। अब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ ही क्या भारत ऑल आउट हो चुका है। ओह, 10 पॉइंट का फासला ईरान के फेवर में, 4 मिनट का वक्त बाकी। 18वें एशियाई खेलों का सबसे बड़ा अपसेट यहां हम होते हुए देख रहे हैं। किस तरह से डैश कर दिया, लेकिन डैश हुआ नहीं। डैश होने से पहले, आउट होने से पहले अपने एक हाथ लॉबी से पार कर लिया। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, और 10 पॉइंट की लीड ईरान ने बना ली। लीड हो गई 11 पॉइंट की। भारतीय रेडर्स की बॉडी लैंग्वेज और ईरान के डिफेंडर्स की बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि एशियन गेम्स के इतिहास में संभवतः पहली बार भारतीय पुरुष कबड्डी टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी। 3 मिनट में 12 पॉइंट हासिल करने हैं, तो हर एक रेड में आपको सुपर रेड करनी होगी। सुपर रेड तो छोड़िए, भारत ने अब तक लिए ही सिर्फ 14 पॉइंट हैं। दूसरे हाफ में तो कहानी तकरीबन बंद है। आप देखें 9-9 में पहला हाफ खत्म हुआ था, उसके बाद 5 पॉइंट भारत ने लिए हैं और 16 पॉइंट ईरान ने दिए हैं, यानी कि दूसरा हाफ
पूरी तरह से डोमिनेट किया है ईरान ने। भारतीय रेडर्स का प्रदर्शन आशा से बहुत नीचे रहा है, उनकी अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से बहुत नीचे रहा है। आप नाम गिनिए, प्रदीप नरवाल, मोनू गोयत, राहुल चौधरी, अजय ठाकुर, रोहित कुमार, ऋषंक टेवाटिका और राजूलाल चौधरी भी रेडर ही गए हैं, जिसमें से रोहित कुमार के दर्शन नहीं हुए। प्रदीप जब जब रेड करने आते हैं इस तरह से शिकार होकर जाते हैं। मोनू गोयत लगातार टैकल हुए हैं, अजय ठाकुर लगातार टैकल हुए हैं। ईरान के डिफेंस ने आज भारतीय रेडर्स को इतनी बुरी तरह से प्रेशर में डाल रखा है, प्रदीप नरवाल के कदम नहीं चल रहे। अबोजार मेघानी उनको बॉकलाइन के आगे आके टैकल कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस में आसमान पाताल का अंतर है। और ये तब होता है जब आप इस तरह से लीड कर रहे हो, और लीड अब इतनी ज्यादा हो गई है, सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है। हम सब यहाँ पर एक नया इतिहास बनते देख रहे हैं कबड्डी में, और खासतौर से वो इतिहास भारत के लिए शुभ नहीं है। 8वें गोल्ड की तलाश में भारत का सफर यहाँ सेमीफाइनल में खत्म होने वाला है। क्या कोई चमत्कार इन 1.5-2 मिनट में होगा? दादा, आपको याद होगा प्रदीप नरवाल ने एक मैच में एक रेड में 9 पॉइंट लिए थे, वो यहाँ होने नहीं वाला है। 2 पॉइंट मिल गए हैं ऋषंक टेवाटिका को, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत को यहाँ से ज्यादा 2 या 3 रेड मिलने वाली हैं, और 3 रेड में अगर आपने 9 पॉइंट हासिल करने हैं तो हर रेड सुपर रेड होनी चाहिए, उसके आसार है नहीं। ओह, सबसे बड़ा अपसेट अब तक का। भारत बिल्कुल कबड्डी के इवेंट से बाहर निकलने के नजदीक। ऋषंक टेवाटिका सब कुछ झोंकना चाह रहे थे, लेकिन ये डिफेंस जो कि लगातार यूनाइट होकर खेल रहा है, उसने इस रेड के कामयाब होने की किसी भी संभावना को खारिज किया। ईरान की महिला टीम कबड्डी के फाइनल में है, ईरान की पुरुष टीम कबड्डी के फाइनल में जाने से 1 मिनट दूर है, और ऐसा पहली बार होगा कि भारत पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में नहीं पहुंचा और गोल्ड मेडल नहीं आएगा। यह बात अब तय हो चुकी है। कारण भारतीय रेडर्स का फ्लॉप शो, दूसरा कारण ईरान के डिफेंस का अपने कद से कहीं ज्यादा बेहतर खेलना। शायद वो पूरे एशियन गेम्स इसी मैच का इंतजार कर रहे थे, जब उनको अपनी पूरी ताकत लगानी थी, और उनके उस जज्बे को, उनके उस कमाल के डिफेंस को सलाम है। 2 मर्तबा उन्होंने खेल भावना को कुचला है, उसके लिए भी उनकी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना होगी, लेकिन गोल्ड मेडल की दौड़ में भारत अब बाहर हो चुका है। 18वें एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत के लिए सबसे बड़ा झटका। भारत फाइनल तक नहीं पहुंच सका, और ईरान ने तकरीबन एक तरफा मुकाबला